मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा प्रदेश की मंडियों में 22 मई तक होगी गेहूं की खरीद। 72 घंटों में होगा किसानों को भुगतान। अब तक करीब 70 लाख टन गेहूं की हुई आवक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यमुनानगर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रेवाड़ी में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस पर साधा निशाना। पुलिस महानिदेशक ने कहा प्रदेश में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के लिए हरियाणा पुलिस के 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्स की 90 कंपनियां की गई तैनात। और केंद्रीय गृह सचिव ने नई दिल्ली में 14 आवेदकों को सौंपे नागरिकता प्रमाण पत्र। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के बाद प्रमाण पत्रों का पहला सेट किया गया जारी। नमस्कार, मैं हूं रजिंदर कौर और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की मंडियों में अब तक गेहूं की खरीद 22 मई तक होगी। अक्सर 1 अप्रैल से 15 मई तक गेहूं की खरीद होती है, लेकिन इस बार देरी से गेहूं का सीजन शुरू हुआ था। इस कारण खरीद को 7 दिन और बढ़ा दिया गया। अब तक प्रदेश की मंडियों में लगभग 70 लाख टन गेहूं की आवक हो चुकी है, जिसमें से 68 लाख टन से ज्यादा का उठान हो चुका है, जबकि 90% से ज्यादा किसानों के खातों में फसल भुगतान की राशि पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि केंद्र सरकार ने हरियाणा के किसानों के हक में बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं खरीद की अवधि 1 सप्ताह और बढ़ाने को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद 22 मई तक अब हरियाणा में गेहूं की खरीद हो सकेगी। हरियाणा सरकार किसानों का एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी और 72 घंटे के अंदर पैसे किसानों के बैंकों के खातों में होंगे। प्रदेश में अब मतदान के लिए 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं तापमान के साथ बढ़ रही देश प्रदेश की चुनावी हलचल पर। निर्वाचन आयोग ने आज लोकसभा चुनाव के 5वें और 6ठे चरण की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के साथ लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण के लिए 49 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों और 6ठे चरण के लिए 57 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किए जा रहे पर्यवेक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा की। इस महीने की 20 तारीख और 6ठे चरण का मतदान 25 मई को होगा। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग निगरानी सामान्य रूप से 2 स्तरीय होगी, जिसमें राज्य नियंत्रण कक्ष तथा जिला नियंत्रण कक्ष शामिल हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा भी वेबकास्टिंग निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 25 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि ना कर सके। इसको लेकर जिला स्तर और मुख्यालय स्तर पर 900 मतदान केंद्रों की डेमो वेबकास्टिंग की गई। उन्होंने कहा कि जिला स्तर के साथ साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी स्तर पर सभी 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग द्वारा निगरानी की जाएगी। किसी भी मतदान केंद्र पर मतदान के दिन यदि कोई शरारती तत्व कुछ भी गलत करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज करनाल के आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ के साथ अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाया। पतंजलि योग समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में करनाल लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोहर लाल भी मौजूद रहे। यहां उन्होंने लोगों से देश की मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने योग गुरु रामदेव की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे लोगों को स्वस्थ रखने के लिए साधक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष संविधान बदलने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। कांग्रेस लोगों को गरीबों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आई है, लेकिन यह 21वीं सदी का भारत है और लोग जागरूक हो चुके हैं। देश की जनता को विश्वास है कि नरेंद्र मोदी ही वे शख्स हैं जो इस देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा सकते हैं। ऐसा व्यक्तित्व है जो सुबह 4 बजे उठता है और देश प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य वो ठीक रहे, वो बीमारियों से दूर रहे। योग के माध्यम से वो साधक के रूप में लोगों को स्वस्थ करने का
कार्य करते हैं। पक्ष झूठ का सहारा लेकर के देश को भी गुमराह कर रहा है और देश के लोगों को भी कमज़ोर करने का, उनका मॉरल तोड़ने का काम ये कांग्रेस की आज से नहीं, ये लंबे समय से जब से देश आज़ाद हुआ है कांग्रेस उस सोच के ऊपर काम करती रही कि लोगों को गरीब रखिए। एक तरफा लोग आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं। लोगों को आज बड़ा विश्वास मोदी जी के प्रति बंधा है। वहीं करनाल में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और यह सरकार नया विश्वास मत हासिल करे। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें और करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी जीतेगी। कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। रिस्पॉन्स है, कार्यकर्ताओं में बहुत भारी जोश है और मैं कह सकता हूं करनाल विधानसभा का उपचुनाव, करनाल लोकसभा का चुनाव और यहाँ तक कि क्यों मैं पूरे हरियाणा में जा रहा हूँ, हरियाणा में गया हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे हरियाणा की 10 के 10 लोकसभा और करनाल की विधानसभा का उपचुनाव ये 11 की 11 जगह हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। ये अपनी बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की चिंता ना करें। कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है और इनको धराशायी करेंगे। देश और प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और चुनाव प्रचार जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज यमुनानगर पहुंचे और उन्होंने अंबाला से भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया और कुरुक्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत 5वें नंबर पर आ चुका है। देवभूमि में 5000 एकड़ भूमि नीली और पीली चादर के अवैध कब्जे से मुक्त करवाई गई। उन्होंने कांग्रेस पर देश की लूट करने और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनने का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा की सभी सीटों पर भी भाजपा की जीत होगी। इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं और यात्रियों से चारधाम यात्रा में बिना रजिस्ट्रेशन और बुकिंग के यात्रा न करने की अपील भी की। मोदी जी की गारंटी है कि 15 अगस्त 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा। आज भारतवर्ष, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हजारों एकड़ भूमि अवैध कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, अनागरिक रूप से कहीं पर पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था। उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और एक अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मुक्त कराई है। मैं यही अपील आप सबसे करता हूं कि 25 मई को भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया और यहाँ से कुरुक्षेत्र से श्री जिंदल जी के पक्ष में मतदान कर इनको भारी मतों से विजय बनाएं और सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। और इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल अंबाला शहर में भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया के समर्थन में आयोजित चुनावी जनसभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बंतो कटारिया के समर्थन में वोट की अपील करते हुए कहा कि आज कांग्रेस देश की अखंडता को तोड़ना चाहती है और शांति को भंग करना चाहती है। कांग्रेस ने भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल खड़े करते हुए सबूत मांगे थे। ये लोग भगवान श्री राम को ही काल्पनिक बताते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब रामलला का भव्य मंदिर बना तो इन्हें तारीख भी बताई गई और निमंत्रण भी दिया गया, लेकिन ये लोग प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र और विपक्षी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस और घमंडिया गैंग झूठ और भ्रम फैलाकर आज देश की एकता, अखंडता और शांति को भंग करने में लगे हैं। ये लोग राष्ट्र हित के मुद्दे से लेकर जनहित के फैसलों पर जनता में झूठ परोसने का काम कर रहे हैं, लगातार भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। देश के संवैधानिक पद व संस्था हो, इनको अब किसी पर विश्वास नहीं है। ये सेना से
अंबाला ये सेना का एक बहुत बड़ा केंद्र है, एक बड़ा बेस है। मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ये लोग अब सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का भी सबूत मांगते हैं। भाइयों बहनों, तो ये कांग्रेस और घमंडिया गैंग, इन्होंने भगवान श्री राम और सनातन धर्म का भी अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, कोई कमी नहीं छोड़ी है। हम धार्मिक मुद्दे पर तो थे ही, हम तो धर्म की राह पर चल ही रहे थे, लेकिन जो कांग्रेस कर रही है वो देश की जनता को बताया भी जाना चाहिए कि ये तुष्टीकरण का खेल आज भी खेलने से पीछे नहीं हट रहे हैं, उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परिवहन राज्य मंत्री असीम गोयल ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आश्वस्त किया कि इस बार बंतो कटारिया की बड़े अंतर से जीत होगी। ऊपर एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाली 25 मई को कमल का बटन इतना इस लोकसभा से, हमारी इस विधानसभा से दबेगा। पिछली बार 37,000 की लीड थी जब हमने लोकसभा का चुनाव जीता था इस विधानसभा से। इस बार हमने टारगेट 70,000 का रखा है कि खाली इस विधानसभा से हम 70,000 की लीड आदरणीय बंतो कटारिया जी को दिलवाएंगे। आदरणीय धामी जी को इस बात की गारंटी दे दें कि इस बार अंबाला शहर विधानसभा में 70,000 पार होने जा रहा है। होने जा रहा है ना जी? तो मैं नारा लगाऊंगा एक बार, अब की बार, अब की बार। उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल रेवाड़ी की कोसली विधानसभा में रोहतक लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। मोहन यादव ने लोगों से राव इंद्रजीत को जिताने की अपील करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के युवा देश सेवा में सबसे आगे रहते। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार देश हित में कार्य कर रही है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कांग्रेस ने देश में हमेशा परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया है, जबकि भाजपा में एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को कभी भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर काम कर रही है और इस बार 400 पार के नारे को अवश्य पूरा करेगी। भगवान राम ने किसका क्या बिगाड़ा, लेकिन ये कह रहे हम नहीं मानते। और जब अब बन गया मंदिर तो आपसे छिपे छिपे कहते हैं हाँ हमारे भी राम है, हमारे भी राम, हमारे भी राम। जो राम का नहीं वो किसी राम का नहीं। आप और हमारे बीच में ये मैं मुख्यमंत्री बना, ये सांसद बने, विधायक बने, हमारे परिवार में कोई परिवार के अंदर विधायक, मंत्री, सांसद नहीं है। ये केवल कांग्रेस और उनकी पार्टी के सारे लोगों के अंदर ही है। पूरा लोकतंत्र एक एक परिवार के अंदर हो गया। मंत्री बनना चाहिए तो उसी खानदान में से बनना चाहिए। वोट देने के बाद भारी वोट से भाई अरविंद शर्मा जी को जिताओ। इधर कमल का फूल खिला तो उधर मोदी जी की सरकार बनी। फिर एक बार मोदी सरकार। उधर रोहतक लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज रेवाड़ी में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा द्वारा इस क्षेत्र की अनदेखी की गई। आज लोगों में बीजेपी के प्रति नाराजगी है। लोग प्रत्याशी को उसके कार्य और आचरण के आधार पर चुनते हैं। जब मुझे मौका मिला तो मैंने इस क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए। उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका इस क्षेत्र से कोई लगाव नहीं है। सरकार ने विकास का कोई काम किया नहीं और सुनवाई कुछ करी नहीं। खट्टर साहब ने अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 10 साल में खट्टर साहब 10 साल में एक दिन आए कोसली में, एक दिन 10 साल में। यानी कि उनको कितना इस इलाके से 10 साल बहुत लंबा समय होता है, किसी के जीवन में मुख्यमंत्री थे। तो आप समझ सकते हो अनदेखी पूरे हमारे क्षेत्र की, पूरे हरियाणा की। इतनी नाराजगी बढ़ गई कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा चुनाव के बीचों बीच। हरियाणा ने बदलाव की तरफ आप कदम बढ़ा लिए हैं और मैं आप सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद मिले ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र को हम आगे लेके जा सके। और आपने ये भी देखा होगा जो मौजूदा जो सांसद हैं भाजपा के, उनको 5 साल वो धन्यवादी दौरा करने भी नहीं आए। उनकी काम की तो बात की बात है, क्या काम नहीं किया क्यों नहीं, वो धन्यवादी दौरा करने की भी उनकी रुचि नहीं ली। तो यानी कि इस क्षेत्र से उनका कोई लगाव नहीं है। जीवन के अंतिम सांसद अपने जाडरा गाँव से या इस पूरे क्षेत्र से कोई भी अपना व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं किसी बात के लिए मना नहीं करूंगा।
कुरुक्षेत्र लोकसभा से जजपा उम्मीदवार पाला राम सैनी के समर्थन में कल कैथल में आयोजित जनसभा को पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से जजपा के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए कहा कि इस लोकसभा से सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं, लेकिन हमने एक साधारण किसान के बेटे को टिकट दिया है। जजपा ने गठबंधन सरकार में रहने के लिए प्रदेश हित में अनेक कार्य करवाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए जो 400 पार का नारा दिया है वो मात्र 200 सीट तक पहुंच पाएगा। हरियाणा सरकार भी अल्पमत में है और उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज इस कुरुक्षेत्र की रण पर करोड़पति 3 है और एक कमेरे का बेटा आपके बीच में। आज चुनना अपने है, क्या पैसों से मोल भाव होगा या समाज में रहने वाले व्यक्ति से मोल भाव? किसकी मदद आप करोगे? कौन आपकी लड़ाई लड़ पाएगा? कौन इस युद्ध को मजबूती से 5 साल तक कुरुक्षेत्र की आवाज बनकर आगे ले जा पाएगा? ये तय आपने करना है। और मेरी माताएं बहनें आधी संख्या में यहां बैठी है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं 50% वोट आपके। अगर नियत से, श्रद्धा से ये 50% वोट मैदान में उतर गए और महिला शक्ति को आगे लेकर चलने का काम किया तो आपको हराने वाला कोई नहीं है। आज हिसार में घबराहट दिखी कांग्रेसियों की, जो उचाना में हुआ वो शायद कोई कार्यकर्ता नहीं भूल सकता। वहीं विपक्षी गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता ने कैथल में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन जनता के सुनहरे भविष्य का विजन लेकर चल रहा है। भाजपा केवल जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी पिछले 10 सालों से जनता को धोखा देती आ रही है। बीजेपी का कार्यकर्ता भी दुखी है कि नवीन जिंदल को अब लोगों पे तो विश्वास नहीं रहा, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर के लोगों पे तो विश्वास नहीं रहा, अब बाबाओं पे विश्वास जता रहे हैं। शायद वही कोई मंत्र मारे और इनके नैया पार लगाए। कमजोर है, 10 के 10 ही हार रहे हैं। पहले 10 के 10 इनके माना करते, अब आरएसएस 8 मानने लगी। एक ये सोचते हैं खट्टर जीत जाएगा और एक और ये गुड़गांव की सीट की बात करते हैं कि इनके 2 सीट शायद इनको मिल जाए, परंतु मैं दावे के साथ कह रहा हूँ इनकी एक भी नहीं आनी। खट्टर भी हारेगा और गुड़गांव में भी हारेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल के कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने आज अपने चुनाव प्रचार के दौरान थानेसर हलके में कई जनसभाएं की। जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने ग्रामीणों से इनेलो के पक्ष में वोट करने की अपील की। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अभय सिंह ने कहा कि मौजूदा सरकार ने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कोई भी वादा भाजपा ने पूरा नहीं किया। नवीन जिंदल पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कल तक बीजेपी वाले नवीन जिंदल को भ्रष्टाचारी बोलते थे, लेकिन आज उसी शख्स को अपनी पार्टी में शामिल कर यहां से उम्मीदवार बनाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अभय ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इनेलो महिलाओं को 33% टिकट देगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट पे उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद की इज्जत नहीं कर सकते, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। महिला के बिना ना घर चल सकता ना देश चल सकता। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी का तो फैसला है कि हम 33% महिलाओं को विधानसभा की टिकट देंगे और 33% को विधानसभा में ले जा करके उनकी मतलब जब जाएंगी जीत करके तो फिर हरियाणा के लोगों को और ज़्यादा इस चीज़ से ताकत मिलेगी, महिलाओं की ताकत बढ़ेगी। अपनी पार्टी की राज्यसभा की मेंबर सम्मान नहीं कर सकते, आप उनसे क्या उम्मीद करोगे? जिस व्यक्ति ने उसको अपमानित किया, जिसने उसको गाली गलौज की, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उस राज्यसभा के मेंबर को चुप कराना चाहते हैं। मैं तो उनसे कहूँगा कि अगर आप राज्यसभा की मेंबर हैं, आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, तो इस इशू पे आपको मजबूती से लड़ना चाहिए। फरीदाबाद में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा लघु सचिवालय में ईवीएम मशीन की डमी रखवाई गई है ताकि नए मतदाता इसे देखकर आसानी से वोट कर सके। उपायुक्त विक्रम सिंह यादव ने वोटर वॉल पर हस्ताक्षर से इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने इस बार दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए घर से मतदान करवाने का प्रबंध किया है ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो।
उपायुक्त ने सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील करते हुए बताया कि गर्मी से बचाव के लिए सभी मतदान केंद्रों पर उचित व्यवस्था की गई है। अब की बार इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक विशेष मुहिम चलाई गई है कि जो लोग 85 साल के ऊपर हैं या फिर जो हमारे भाई बहन जो डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए होम वोटिंग की भी सुविधा दी गई है। तो ऐसे कई लोग हमारे फरीदाबाद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है जिनकी हम वोटिंग घर पे जाके करवाएंगे। तो फरीदाबाद में उसका शेड्यूल 16 और 18 तारीख का है। तो इसके अलावा जो अगर कोई बूथ पे आते हैं तो काफी लोगों में उत्साह ये भी है, कईयों ने मना कर दिया कि जी हम बूथ पे जाके अपनी वोट डालेंगे। तो उनके लिए बूथ पे हमने इंतजाम करे हैं। सबसे पहले तो गर्मी रहेगी, गर्मी से निपटने के लिए हमने इंतजाम करी है शेड की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था या फिर पंखे या कूलर की व्यवस्था। इसके साथ ही जो लोग अगर डिसेबल्ड हैं तो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था वहाँ पे रहेगी। तो हमारी कोशिश है कोई भी आता है वहाँ पे एक खुशनुमा माहौल में आए और बढ़िया से अपनी वोटिंग करके जाए। तो आज जैसे कि हमने डमी जो ईवीएम्स है वो लगाई है, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे जो युवा वर्ग है वो काफी लोग ऐसे हैं जो पहली बार अपना वोट का प्रयोग करेंगे, तो उनने हो सकता है ईवीएम पहले कभी देखी भी ना हो। तो उसके लिए अवेयरनेस के लिए हमने लगाई है कि ईवीएम ऐसी होती है, इसमें ये बटन है तो आपको ये दबाने हैं। तो साथ ही ये अवेयरनेस का बाकी लोगों में भी अवेयरनेस का काम कर रही है। हरियाणा में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने को लेकर हरियाणा पुलिस के 35,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस की 90 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा हरियाणा में कानून व्यवस्था सुचारू रूप से रखने के लिए 24,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवान भी अलग अलग क्षेत्रों में तैनात रहेंगे। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने बताया कि हरियाणा पुलिस लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रदेश में मतदान के लिए 20,000 से ज्यादा मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं और उन पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। 3,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों को संवेदनशील और 51 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील माना गया है। इन मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर प्रदेश में अंतर्राज्यीय नाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। साथ ही 418 फ्लाइंग स्क्वाड टीम, 415 स्टैटिक सर्विलांस टीम और 34 क्विक रिस्पांस टीम बनाई गई है। आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने को लेकर 1039 पेट्रोलिंग पार्टी भी लगाई गई हैं। इसके अलावा चुनाव को लेकर बनाए गए 91 स्ट्रांग रूम पर निगरानी के लिए केंद्रीय पुलिस बल के अलावा हरियाणा आर्म्ड पुलिस और IRB के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने कहा कि लोग निष्पक्ष और निर्भय होकर 25 मई को वोट डालने के लिए पोलिंग बूथ पर जरूर जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना के बाद नागरिकता प्रमाण पत्रों का पहला सेट जारी किया गया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कल नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। गृह मंत्रालय के अनुसार कई अन्य आवेदकों को डिजिटल हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र ईमेल के माध्यम से भेजे जा रहे हैं। ये आवेदन 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों से प्राप्त हुए थे। नागरिक प्रमाण पत्र हासिल करने वालों की खुशी देखते ही बन रही थी। ईज आउट कर दिए गए हैं तो रिलैक्सेशंस काफ़ी हैं, तो काफ़ी जल्दी प्रोसीजर में हमें नए एक्ट के अंदर नेशनलिटी मिल गई है काफ़ी स्मूथली। नहीं बिल्कुल, ये काफ़ी सालों का स्ट्रगल था हमारा। एक है तो एक पेपर, लेकिन ये बहुत वैल्यू रखता है हमारे लिए। CA बिल पास हुआ, हमारे दुख दर्द को न सुना, हमें बहुत बड़ी खुशी है। भारत माता की जय। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमें नागरिकता मिली, क्योंकि हम भारत के हो गए। भारत से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहते हैं, अमित शाह को धन्यवाद कहते हैं, उन्हें हमें नागरिकता दिलवाई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ANI को दिए साक्षात्कार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी CAA कानून के तहत देश में पहली बार मिल रही नागरिकता पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नागरिकता मिलने जा रही है। CAA देश का कानून है और इसको इस तरह से झुठलाया नहीं जा सकता। जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए, वो सारे लोग 2014 के पहले जो शरणार्थी बनकर आए, उनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट हो न हो उनको नागरिकता मिलेगी। पंचकुला के पुलिस उपायुक्त हिमाद्री कौशिक के नेतृत्व में आज जिला अटॉर्नी पंकज गर्ग, आकाश, अरविंद शर्मा के मार्गदर्शन में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों, थाना प्रभारियों और
अनुसंधानकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें नए कानून की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला अटॉर्नी पंकज गर्ग ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में जानकारी दी गई। कुछ धाराओं में संशोधन किया गया है। पहले भारतीय दंड संहिता मुताबिक 511 धाराएं थी और अब उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं। नए कानून में कई अहम बदलाव किए गए हैं। यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानूनों को लागू करने का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के मुताबिक लाना और राष्ट्र की सुरक्षा को और मजबूत करना है। आईपीसी को बदल के भारतीय न्याय संहिता बना है। सीआरपीसी को बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना और इंडियन एविडेंस की बजाय जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनाया गया है। इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करी गई हैं, कुछ नए लॉज बनाए हैं, कुछ को हटाया भी गया है और ये इनके बारे में जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मैं ये भी बताऊं कि इससे पहले हमने अपने लॉ ऑफिसर्स से भी इसके बारे में पिछले हफ्ते चर्चा की थी, क्योंकि लॉ ऑफिसर्स का भी सभी का इसके बारे में जागरूक होना उतना ही ज़रूरी है। तभी हम अपने केसेस को इफेक्टिवली बना भी सकेंगे, तैयार भी कर सकेंगे और चालान चेकिंग के वक्त भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। कोर्ट्स में इसको कंडक्ट करते समय भी इसके बारे में जो नई चीज़ें आई हैं इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। यही हमारा मेन पर्पज है। इसके अलावा एडीए रोमिल लांबा ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों पर ऐसी चर्चा लगातार जारी रहेगी। बैठक में एसीपी रमेश कुमार गुलिया, हरविंदर सिंह और जिला के सभी थाना और पुलिस चौकी प्रभारी और अन्य अनुसंधानकर्ता मौजूद रहे। गर्मी के मौसम में सूरज की तपश लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी भारत में हीट वेव की शुरुआत की बात कही है। राजधानी दिल्ली में 16 मई यानी आज से तापमान बढ़ने का अनुमान जताया गया है, जबकि हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाकों में तापमान के 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार ने यह विशेष जानकारी साझा की। इससे पहले क्या था, अगर हम पिछले एक महीने के या मई के फर्स्ट वीक की बात करें, जहां कंटिन्यूस वेदर एक्टिविटी हो रहा था, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन्फ्लुएंस कर रहे थे, जिसके प्रभाव से जो टेम्परेचर्स थे या सामान्य थे या सामान्य से कमी थे, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर्स नहीं थे। अब जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हिमालयस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लाइट रेनफॉल एक्टिविटी वहाँ देगा, लेकिन प्लेन्स में उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। इसलिए जो हमारा अनुमान है कि टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे और जनरली जैसे मई सबसे गर्म महीना होता है और जहाँ पे हमारा अनुमान है कि जैसे आईएमडी का हीट वेव का क्राइटेरिया क्या है कि एक हम जनरली लेते हैं कि जब आपके टेम्परेचर 40 डिग्री हो और डिपार्चर देखें तो 4.5 से ज़्यादा हो, वो हीट वेव का क्राइटेरिया होता है। दूसरा होता है कि जब टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा पहुँच जाए तो हम हीट वेव कहते हैं। अभी मई में जनरली नॉर्मली बहुत हाई रहते हैं, इसलिए जो स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में पहले दिन कल 75% से ज्यादा आवेदकों ने भाग लिया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुताबिक परीक्षा देश और विदेश के सभी निर्धारित स्थानों पर सुचारू रूप से संचालित की गई। इस साल परीक्षा के पहले दिन 379 शहरों में 157 केंद्रों पर कुल 11,40,000 आवेदकों को भाग लेना था। इससे पहले एनटीए ने कहा था कि 15 मई को होने वाली सीयूईटी यूजी परीक्षा कुछ कारणों से दिल्ली के केंद्रों पर स्थगित कर दी गई है और अब 29 मई को ये होगी। एनटीए 8 दिनों तक सीयूईटी यूजी 2024 परीक्षा मिश्रित प्रणाली में आयोजित करेगी, जिसमें कंप्यूटर आधारित परीक्षा और पेन और पेपर से लिखने के विकल्प होंगे। एनटीए ने बताया कि यह परीक्षा 13 लाख से ज्यादा आवेदकों के लिए आयोजित की जा रही है। गर्मी के मौसम के दौरान स्वास्थ्य की विशेष देखभाल के चलते भी कई बार कुछ रोगों के कारण हमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से मच्छरों के कारण होने वाला डेंगू रोग भी एक है, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर जानते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं, कौन से लक्षण खतरे के संकेत हैं और क्या है डेंगू का उपचार। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। डेंगू वायरल रोग है जो संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है
तो विषाणु मच्छर में पहुंचते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो विषाणु व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं और व्यक्ति संक्रमित हो जाता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 3 से 10 दिन की अवधि में व्यक्ति में डेंगू के लक्षण नजर आने लगते हैं। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस है। डेंगू मच्छर काटने की वजह से होता है। एक एडिस मच्छर होता है जो कि हमारे घर के एनवायरनमेंट में जहाँ भी कोई पानी इकट्ठा रहता है, जैसे किसी पोट में या कोई टायर में या नारियल के किसी खोल में, फ्रिज के नीचे वाली ट्रे में, और जो आपके बाथरूम में कई बार पानी इकट्ठा होता है, उसमें आमतौर पे ये मच्छर अंडे देता है। वहाँ पे लार्वा पैदा होता है और उससे मच्छर पैदा हो जाता है। ये उसी विसिनिटी में अपनी सराउंडिंग में ही किसी को भी काटता है तो उसकी वजह से डेंगू का फीवर हो सकता है। आमतौर पे जिसको फीवर है, यदि उसको वो डेंगू मच्छर काटता है तो वो इन्फेक्टेड मच्छर हो जाता है। डेंगी वाली फीमेल, जो डेंगी को फैलाने वाली मच्छर है, एडिस फीमेल है, उसको अपने अंडों की परवरिश के लिए ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए वो। समाचारों में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।